तो गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइटल पढ़ के तुम लोग कुछ ज़्यादा ही अजीब मत सोचना। ये बहुत ही होलसम एनीमे होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक बार एंड तक ज़रूर देखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि कहती है एक स्टेप ब्रदर तो एक स्ट्रेंजर ही होता है, भले ही वो लोग सिबलिंग ही क्यों ना बन गए हों। और तभी ये लड़का भी कहता है, और ये कहता है नॉवेल मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं कि स्टेप सिबलिंग्स तो जाके बाद में रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं, और हाँ ये कोई और नहीं उसकी मदर ही है जो कि उसी का इंतज़ार कर रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि अपना पार्ट टाइम जॉब ख़त्म करके वहीं पे जा रहा होता है। और यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी ही हैं जो कि अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे होते हैं। और उसी दिन के हम सुबह के सीन को देखते हैं जहाँ पे उसके फादर कह रहे होते हैं मैं तो फिर से शादी करने वाला हूँ। और ये सुन के ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि इसके पहले इन्होंने कभी इसकी बात नहीं की थी, और वो तो अपनी प्रेम की दास्तां सुनाने लगते हैं। एक दिन की बात है, मैं रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा पी कर चला गया था। यप, ही इज़ अ ड्रंकर। और उस दिन तो मेरी उसने बहुत ही मदद की। कैसी मदद की बात हो रही है यहाँ पे? तुम आज उनसे मिलने वाले हो रात को। और उसके डैड बताते हैं कि वो ऐसी वैसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। और ये बालक कहता है पापा अगर आप खुश हो तो मैं भी बहुत ही खुश रहूँगा, मुझे उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क की बात हो रही है तो जान लो कि तुम्हें एक छोटी बहन मिलने वाली है। और ये सुन के ये तो हैरान हो जाता है क्योंकि इसे नहीं लगा था कि इसे कुछ करना पड़ेगा। और हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पे हमारा एमसी तो अपनी छोटी बहन को देखकर खुश हो रहा होता है और वो उसी रेस्टोरेंट में जा रहा होता है। हो बॉय। और ये क्या आते ही ये अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और वो बताती है कि उसका नाम है आसे साकी है। और ये तो कहीं और ही बिजी होता है, इसे लगा था कि इसकी बहन छोटी होने वाली है, लेकिन ये तो सेम ही एज की है। और ये सारा काम तो इनके डैड का करा रहा होता है। और उसके डैड बताती हैं क्या बोल रहे हो, लेकिन ये तो तुमसे एक हफ्ते छोटी है। ओ। और इसकी मॉम तो सॉरी कहती हैं कि इसको कन्फ्यूजन हो गया था, और ऐसा तो इसलिए हुआ क्योंकि साकी ने उसका फ़ोटो खींचने नहीं दिया। और वो कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं और साकी कहती है सच बताओ तो मुझे बहुत ही रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हम लोग किसके साथ रहने वाले हैं। और यूता कहता है क्या पता, बहुत सारे लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही बुरे होते हैं। क्या पता मैं ऐसा ही हूँ। और साकी कहती है मैंने सुना है कि तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो अपने यूनिवर्सिटी स्कूल के लिए, और ऊपर से तुम्हारे रिजल्ट भी अच्छे हैं। ये मेरी मदर ने कहा था, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं और तभी साकी कहती है पेरेंट्स के आने के पहले मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। और यूता कहता है हम लोग तो अभी अभी मिले हैं, क्या हमारे बीच में इतना ट्रस्ट हो गया है कि तुम अभी कुछ कह रही हो? और साकी कहती है जिस तरह से तुम बोल रहे हो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सीरियस नहीं हो, और तुम्हारा ह्यूमर भी ऐसा ही लग रहा है। तो मेरा मतलब तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा मतलब है मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगी और तुम भी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तुम मेरा मतलब समझ गए ना? और यूता कहता है मुझे सुन के अच्छा लगा, और वो भी कहती है मुझे भी। और फिर हम नेक्स्ट डे संडे को देखते हैं। यहाँ पे इसके डैड सफाई कर रहे होते हैं और ये तो कॉफ़ी पी रहा होता है। और यूता अपने डैड से पूछता है आप इतनी सफाई क्यों कर रहे हो? और वो कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे ऐसा सोचे कि मैं गंदगी में रहता हूँ। और तभी वहाँ पर डोरबेल बजने की आवाज़ आती है और यूता वहाँ पे चला जाता है। और साकी की मॉम कहती हैं आज से हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं तो हमारा ख्याल रखना, इसलिए मैंने अपना सारा सामान भी ला लिया है। और बेचारे यूता को सारा सामान यहाँ पे ढोना भी पड़ता है। और इसके बाद ये लोग रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सारी सफाई कर दी गई होती है। और उसके डैडी कहते हैं वेलकम होम। इतने स्टाइल से कहने के बाद भी आखिर में ये तो सफाई ही कर रहे होते हैं। इसके बाद यूता साकी को उसके रूम को दिखाता है और कहता है मैंने इस रूम को पहले की तरह डिज़ाइन किया है जैसे मुझे सही लगा, अगर तुम्हें कुछ चेंज करना है तो तुम कर सकती हो। और साकी उसको थैंक यू कहती है और कहती है तुम्हारा कमरा तो बहुत ही बड़ा है, मेरे पास तो मेरा रूम ही नहीं था। और यूता पूछता है अब तो तुम हम दोनों के साथ भी रहने वाली हो, तो क्या तुम्हें कंफर्टेबल महसूस हो रहा है? और साकी कहती है हाँ, अब से तो ये रूम मेरा हो गया। और साकी कहती है तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइटली बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तो सेम ही एज के हैं, तो तुम कैजुअली बात कर सकते हो। और यूता कहता है ठीक है अब मैं ऐसे ही करूँगा। और वो तो हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि हम लोग साथ में मिल के रह सकते हैं ऐसे ही। और यूता कहता है क्या मैं तुम्हारे सामान को लगाने में मदद करूं? और वो कहती है तुम तो बहुत ही काइंड हो।
और यहाँ पे उसके पापा उसकी मॉम की मदद कर रहे होते हैं और यहाँ पे यूता इसकी मदद करने लगता है और मदद करते करते यूता गलती से गिर जाता है और गिरने की आवाज़ आती है। तब ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और यूता उड़ते उड़ते तो उसके हाथ में ये ब्रा आ जाती है। आई मीन डैम। और वो तो घबरा के उसे फेंक देता है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यूता उसके स्कूल यूनिफॉर्म को देख कर कहता है, क्या तुम भी इस हिस्से में जाने वाली हो? और वो कहती है, हाँ, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि इतना दिखावा करने वाली लड़की इतने हाई लेवल स्कूल में जा रही होगी? और यूटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे शौक इसलिए लगा क्योंकि मैं भी उसी में जाता हूँ। हम दोनों स्कूल में ऐसे एक्ट करेंगे कि जैसे हम दूसरों को जानते नहीं हैं, ठीक है? और साकी कहते इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। और यूता कहने जा रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या? लेकिन तभी उसका फ़ोन बज जाता है और कॉल में कोई बुला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूटा तो अपने पार्ट टाइम जॉब में आ जाता है और यहाँ पे इसकी बगल वाली लड़की कहती है, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? तुम्हारे यहाँ से तो स्मेल आ रही है, कहीं तुम बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करके तो नहीं आ रहे हो? और यूटा कहता है, क्या आप अपना बकवास करना बंद करेंगी या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? और इसकी सीनियर कहती है, अरे मैं मजाक कर रही थी, मुझे छोड़ के मत जाओ। और यूटा कहता है, मैं भी मजाक ही कर रहा था। और वो पूछती है, तो अब टाइम आ गया है, बताओ तुम्हारी बहन कैसी है, क्यूट है, क्या वो सुंदर है? और यूटा कहता है, हाँ। और वो कहती है, कितने लकी हो तुम, एक ब्यूटी के साथ रह रहे हो। एक सुंदर लड़की के साथ एक ही छत के अंदर रहना, कुछ नहीं होगा। अभी नवंबर को आने में 1 महीना बाकी है, लेकिन इसकी सीनियर को चिल्ला रही होती हैं, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। और यूता कहता है कि आप अपना बकवास जोक करना बंद करेंगी प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और यूटा आगे पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके साथ कैसे बिहेव करूं। और ये कहती है, जैसे तुम हो वैसे ही रहोगे तो अच्छा रहेगा। यूटा थोड़ा सा हैरान हो जाता है लेकिन एक्सेप्ट कर लेता है और पार्ट टाइम जॉब ख़त्म होने के बाद वो घर पे वापस आता है। और घर पे आता ही वो तो फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर साकी बैठी हुई होती है। और यूटा कहता है, मैं घर वापस आ गया। और साकी कहती है, सॉरी, मुझे आदत नहीं है इसका जवाब देने की और कहने की, क्योंकि जब मैं वापस आती थी घर पे तब वो काम पे चली जाती थी। यूटा कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों को देख के लगता है कि तुम अपनी मम्मी से बहुत ही क्लोज होगी। और साकी कहती है, हाँ, हमने तो बहुत ही समय बाद साथ में शॉपिंग भी किया है आज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यूटा तो थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है, मैंने अभी नहाया नहीं है, तुमने भी नहीं नहाया होगा। ऐसा करता हूँ कि मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर तुम बाद में नहा लेना। और नहाने के बाद वो साकी के रूम के पास जाके कहता है, अब तुम नहा सकती हो, मैं नहा लिया हूँ, और हाँ, गुड नाइट साकी। और वो भी कहती है, थैंक यू, गुड नाइट। और इसके बाद वो फिर जाके नहाने लगती है। नहाने के बाद वो बाहर आ रही होती है और तभी वो लाइटिंग को सही से ऑफ नहीं कर पाती है क्योंकि उसको स्विच के बारे में सही से पता नहीं है कि कहाँ पे है। और इसी कन्फ्यूजन के साथ एपिसोड 1 की यहीं पे एंडिंग होती है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूटा सो के उठता है और वो खाने के लिए किचन की तरफ जा रहा होता है और वो देखता है कि साकी खाना बना रही होती है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें कल रात को अच्छे से नींद आई? और साकी कहती है, हाँ, कल अच्छे से नहाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, तुम्हारा उसके लिए शुक्रिया। और वो कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें हरदम इतना पानी रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बाथटब का पानी वेस्ट हो जाएगा। और स्कूल के अंदर देखते हैं कि साकी यहाँ पर नीचे बैठी होती है और यूटा तो ऊपर से देख रहा होता है। और ये करते हुए उसका दोस्त देख लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हारा नज़र उस लड़की साकी के ऊपर है ना? और वो कहता है, मैं तुम्हारे लव लाइफ में दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हें जितना हो सके उस लड़की से दूर रहना चाहिए। और यूटा कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, वो तो मुझसे बहुत ही ऊपर लेवल की है, वो तो बहुत ही सुंदर है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और उसका दोस्त कहता है, स्कूल में तो ऐसे र्यूमर है कि वो तो प्रोस्टिट्यूशन करती है और इसलिए वो दूसरों से दूर रहती है, और उसके बाल भी ऐसे ही डिज़ाइन है और उसके पियर्सिंग भी हैं, जैसे कि वो कोई बैडस लड़की है। और कई बार तो लोगों ने उसको होटल से भी आते हुए देखा है। और यूटा कहता है, लेकिन ये सब तो बस एक अफवाह है, ये सच थोड़ी ना है। और उसका दोस्त कहता है, बेसबॉल टीम की एक लड़की ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने तो तुरंत से उसको रिजेक्ट कर दिया था। और ये कहते हुए ये तो यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग टेनिस खेल रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत ही खुशमिजाज लड़की को देखते हैं जिसका नेम होता है माया। और लोग तो कहते हैं ये तो सभी की दोस्त है। और यहाँ पर यूटा भी एक साइड से खेल को देख रहा होता है और दूसरी साइड तो साकी होती है जो कि कुछ कान में लगा के गेम को देख रही होती है। और ये देखते हुए यूटा उसके पास जाके कहता है,
साकी क्या तुम क्लास को स्किप कर रही हो? और साकी कहती है नहीं, क्या तुम मुझे बड़े भाई की तरह एडवाइस भी दोगे? और यूटा कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी को देखोगे जो कि ऐसे ही बैठा हुआ है तो तुम उसे पूछोगे नहीं क्या? और साकी कहती है क्या तुम मुझे ऐसे ही बोलने वाले हो? और यूटा कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो बस थोड़ा क्यूरियस था कि तुमने टेनिस को ही क्यों चूज किया। और वो कहती है माया ने मुझे फोर्स कराया, लेकिन इसके अलावा मेरा एक पर्सनल रीज़न भी है। और वो पूछता है क्या तुम माया के साथ घुल मिल चुकी हो? और वो कहती है माया तो सबसे अच्छे से घुल मिल जाती है। और वो यूटा से पूछती है कि उसने इसको क्यों चूज किया। और यूटा कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा मतलब कोई खास रीज़न नहीं है। और वो भी कहती है हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही है। और यूटा कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन रखे, क्योंकि एक टीम गेम नहीं है। और साकी कहती है क्या सच में ऐसा ही है? तब तो हम दोनों एक ही जैसे हैं, मैं भी टीम में नहीं रहना चाहती और मैं दूसरे लड़कियों से दूरी रखती हूँ। और यूटा कहता है क्या तुम्हें क्लास में शामिल होने में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल हो, इसलिए लोग तुम्हें पूछते रहते हैं। और साकी कहती है ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ कि मैं फैशनेबल हूँ, लेकिन कोई मुझे ऐसा नहीं कहता है और मैं अपने अकेले के टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं माया को जो कि दूसरों से अच्छे से बात कर रही होती है। और अगले सीन में यूटा घर पे वापस आ जाता है और साकी की मॉम जा रही होती हैं काम पे। और वो कहता है माफ़ करना, हमारी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी। और वो कहती है इसकी चिंता मत करो, मैंने तुम लोगों का डिनर बना के रखा है, खा लेना। और मैं एक बारटेंडर हूँ, इसलिए मेरे काम में मेहनत तो है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। ये सुनते ही ये तो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो जाते जाते कहती हैं यूटा साकी का थोड़ा ख्याल रखना। यूटा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है और तभी साकी की नॉक करने की आवाज़ आती है और वो कहता है तुम अंदर आ सकती हो। और साकी कहती है मैं घर पे वापस आ गई। और वो कहता है वेलकम हो। और वो तो लाइट्स को ऑन कर देती है और कहती है लाइट्स को ऑन करके पढ़ा करो, नहीं तो तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी। तुम तो पढ़ाई और काम साथ में करते हो, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। यूटा कहता है ये इतनी भी अमेजिंग बात नहीं है। और साकी कहती है क्या तुम्हें किसी जॉब के बारे में पता हो जिसमें काम कम करना पड़े और पैसा भी ज़्यादा मिले? क्योंकि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई ज़्यादा समय देना पड़े। कोई ऐसा जॉब जहाँ पर 1-2 घंटा काम करने के मुझे 10-20 हज़ार रियल मिले। और यूटा कहता है मुझे तो नहीं पता ऐसे कोई जॉब के बारे में। और साकी कहती है इतना कमाने के लिए मुझे तो एक ही बस उपाय है, बेचना। और यूटा कहता है बेचना, तुम्हारा क्या मतलब है बेचना? और साकी बताती है कि उसने कहीं पे पढ़ा था कि अगर तुम्हें पैसे अच्छे से कमाने हो तो तुम्हें खुद को बेचना भी आना चाहिए। और यूटा कहता है मैं तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं करना चाहता, लेकिन अपने आप को इतना नीचा मत सोचो, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करो। और साकी कहती है मैं खुद को वैल्यू करती हूँ, इसलिए तो मैं पैसे के बारे में ऐसे बात कर रही हूँ। और यूटा कहता है क्या तुम अपनी मदर को भी ऐसे ही बोलोगी? और साकी कहती है हाँ, मेरी मॉम को ये जानकर अच्छा लगेगा कि मैं फाइनली मैच्योर हो गई हूँ। क्यों तुम्हारे डैड को अच्छा नहीं लगा था जब तुमने ऐसा काम करना शुरू कर दिया था? और यूटा ये सुनकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाता है कि कहीं वो लोग दूसरे चीज़ों की तो बात नहीं कर रहे हैं। और आगे बातचीत करने के बाद साकी उसे याद दिलाती है कि कल उसने एक जॉब के बारे में बात की थी। इसके बाद ये दोनों डिनर करने लगते हैं और साकी कहती है कि बहुत सारे लोग तो क्यूरियस हैं कि मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनती हूँ। और साकी कहती है कि ये तो इसके गेयर की तरह है, जैसे कि वो सोसाइटी में ऐसे पहन के चल सकती है। और यूटा को तो सही से समझ नहीं आता है तो मजाक में कहता है क्या तुम्हारे ड्रेस में कहीं डिफेंस मोड भी है क्या? और साकी कहती है कि हम लोग हमेशा जब भी सोसाइटी में बाहर निकलते हैं तो हम लड़ाई करते ही हैं, तो उन बैटल्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये दिखाई दे। ऑफ टॉपिक जाते हुए साकी कहती है कि क्या मेरी मॉम ब्यूटीफुल नहीं लगती है जब वो ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं? और यूटा एग्री करता है उस बात पर। और साकी बताती है कि उसकी मदर ने तो बस हाई स्कूल ही कंप्लीट किया है और उसके बाद वो तो अपने काम पे ही लग गई। लोग कहते हैं कि वो तो नाइट टाइम पर काम करती है, वो तो बेवकूफ़ है। और लोग कहते हैं कि वो तो अपने लुक्स का फ़ायदा उठाती है। यूटा कहता है कि लोग तो ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और साकी कहती है हाँ ये बात तो है, लेकिन सोसाइटी में कोई ध्यान नहीं देता है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो अच्छा दिखता है तो लोग ऐसे ही अफवाह फैला देते हैं कि वो अपनी बॉडी का यूज़ कर रही है। लेकिन कोई अगर पढ़ा लिखा है और सुंदर नहीं है तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो तो बस दिखावा कर रहा है और वो असल में बेवकूफ़ है। और यूटा यह सब सुनने के बाद समझ जाता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। और साकी कहती है इसलिए मैं अपने लुक्स को अपना वेपन बनाती हूँ और मैं सभी चीज़ों में परफेक्ट होना चाहती हूँ और इसलिए मैं अपना पहला स्टेप लेना चाहती हूँ पार्ट टाइम जॉब करके। और यूटा कहता है क्या तुम सही में पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो, क्योंकि इसमें तो बहुत ही थकावट होती है। और साकी कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ ताकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो सकूँ।
और यूटा सोचता है ये किसको साबित करना चाहती है, और वो तो अपने पास के बारे में याद करने लगता है जब वो अपने मॉम के साथ था। और साकी ये देखते हुए कहती है तुम भी ऐसे ही हो ना। और यूटा कहता है नहीं, मैं तुम्हारी तरह इतना ताकतवर नहीं हूँ। और यूटा कहता है ठीक है, मैं पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछूंगा, और मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पर एक सीनियर है, उनसे भी पूछूंगा। और साकी कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए बिना मतलब का काम करो, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और यूटा कहता है मैं मिसो सूप खाना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए रोज मिसो सूप बनाना। और वो कहती है क्या तुम मुझे कन्फेस कर रहे हो। और यूटा चौंके कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, पहले तो मैं हमेशा इंस्टेंट मिसो सूप खाता था, लेकिन ये वाला मिसो सूप मुझे सबसे बढ़िया लगा। लेकिन तुम्हारी मॉम को तो काम पे भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब करो, इससे उनकी मदद भी हो जाएगी। और साकी फाइनली मान जाती है और कहती है ठीक है, अब से मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। और यूटा कहता है ठीक है, मैं भी जॉब ढूंढना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन यूटा के पापा साकी को खाना बनाते हुए देख लेते हैं और यूटा से पूछते हैं, और यूटा फिर उससे पूछता है। और साकी कहती है क्या तुम कल की बात भूल गए, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। और यूटा कहता है लेकिन हमने तो बस डिनर की बात की थी। और साकी कहती है मैंने सोचा ब्रेकफास्ट भी बना देती हूँ, जब कोई लेने या देने की बात आती है तो मैं देने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। और यूटा खाने को देख रहा होता है, तभी साकी पूछती है क्या हुआ, खाना टेस्टी नहीं है क्या। और यूटा कहता है ऐसा नहीं है, मैं फ्राइडे को हमेशा सोया सॉस के साथ खाता हूँ। और साकी कहती है क्या सच में, मैं तो हमेशा एग के साथ सॉल्ट और पेपर मिला के खाती हूँ। और वो उसको सॉरी कहती है, लेकिन यूटा कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले बता देना चाहिए था। और साकी कहती है ठीक है, अब से बनाने के पहले मैं हमेशा तुमसे पूछ कर बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में यूटा अपने पार्ट टाइम जॉब पे होता है, और वो तो एक बुक के अंदर पढ़ रहा होता है पैसा कमाने के कई सारे तरीके। और उसकी सीनियर कहती है किसको पता था कि तुम पैसे के लिए इतने पागल हो रहे हो। और यूटा कहता है हाई स्कूल के बाद मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ तरीके देख रहा था पैसा कमाने के। और वो कहती है हाँ मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। और यूटा कहता है अब तो हमारी फैमिली बड़ी हो गई है और इतने लोगों को संभालने में पैसों की जरूरत भी पड़ती है, और यहाँ तक कि मेरी एज की मेरे पास एक बहन भी आ गई है, इसलिए हो सकता है कि मैं हाई स्कूल के बाद वहाँ पे उनके साथ नहीं रहूंगा। और वो कहती है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी बहन की वजह से होना चाहिए। और यूटा कहता है तब मुझे क्या करना चाहिए। और वो कहती है कि हो सके तो एक दूसरे की मदद करो, और जिस चीज में तुम्हें कमी है उसमें वो तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हें अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड करना सीखना चाहिए। तो ये सारी चीजें आके साकी को बता देता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि वो नया जॉब नहीं ढूंढ पाया उसके लिए। और साकी कहती है कि वो तो बहुत ही हैरान है कि तुम एक लड़की के साथ इतना घुल मिल गए हो। और यूटा शर्माते हुए कहता है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और साकी कहती है तुम्हारी कोवर्कर तो बहुत ही ब्यूटीफुल और इंडिपेंडेंट होंगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी कहा होगा वो सही होगा, लेकिन मैं फिर भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। और यूटा कहता है क्या तुम्हें मेरे और मेरे पापा के ऊपर भरोसा नहीं है। और साकी कहती है अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा के ऊपर भरोसा करती हूँ, लेकिन अगर तुम लोग बुरे लोग होते तो ये ज्यादा आसान होता। और यूटा ये सुन के तो हैरान हो जाता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले वो डिनर खा के निकल जाती है। और इसके बाद जब यूटा सोने जा रहा होता है तभी वो अपने दरवाजे पर एक बैग लटका हुआ देखता है। और अगले दिन जब वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है वो तो अपने सामने साकी को देखता है जो कि जेब्रा क्रॉसिंग के सामने होती है, लेकिन यूटा तो बिना बात किए अपना रास्ता नापने लगता है। लेकिन साकी तो उस टाइम पे ईयरफोन लगा के चल रही होती है, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चलता है कि वो तो ट्रक उनके सामने जा रही होती है। और उसकी शिकायत होने के पहले यहाँ पर तो यूटा आ जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकी और माया तो टेनिस खेल रहे होते हैं, और यहाँ पर यूटा एक किनारे खड़ा होता है। और यूटा तो पहले के सीन को याद करने लगता है जब वो साकी को बचा लेता है, और वो साकी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तुम तो बहुत ही लापरवाह थी, तुम्हें पता है तुम्हारी जान भी जा सकती थी वहाँ पर, और मैं इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। और साकी तो यहाँ पर बहुत ही डरी हुई होती है और वो उससे माफी मांगती है, मुझे माफ करना। और यहाँ पर ये लोग खेल ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, और इसके बाद ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यूटा वापस जाने वाला होता है। और यूटा नोटिस करता है कि साकी के पास अम्ब्रेला नहीं होता है, इसलिए वो बाहर ही खड़ी होती है। और अगले सीन में हम यूटा को देखते हैं जो कि घर पर पहुंच जाता है भीगते हुए, और साकी तो उसी के छाते के साथ आ रही होती है। और यहाँ पर यूटा नहाने लगता है, और नहाते समय वो साकी के बारे में ही सोच रहा होता है जब उसने कहा था मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। और अगले सीन में जैसे यूटा बाहर नहा के आता है यहाँ पर वो माया और साकी को बैठते हुए देखकर हैरान हो जाता है। I wish you didn't see that coming। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम यूटा को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान होता है, और वो तो पहले के सीन को याद कर रहा होता है। जब वो नहा के जैसे ही बाहर निकला था तब वो माया को देखता है जो कि साकी के साथ होती है, और इन दोनों की मुलाकात भी हो जाती है। और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है माफ करना, मैं तो बस साकी के नए घर को देखने के लिए आई थी। और माया के जाने के बाद साकी भी उससे सॉरी कहती है क्योंकि उसे पहले बता देना चाहिए था।
लेकिन वो कहती है पर मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है और लैंडलाइन पर कॉल करने पर कोई उठाया ही नहीं। और यूटा कहता है शायद मैं उस टाइम पर नहा रहा हूँगा। और साकी कहती है कि मैंने बता दिया है कि हम दोनों स्टेप सिबलिंग्स हैं। हो सकता है कि माया ने हम दोनों को टेनिस के टाइम पर देख लिया होगा, इसलिए वो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आई होगी। यूटा कहता है ये सारी मेरी गलती थी। और साकी कहती है नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, क्यों ना हम फ़ोन नंबर्स को एक्सचेंज कर लें। और ये सुन के वो खुश हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम पर वो तो यही सब चीज़ों को सोचकर परेशान हो रहा होता है। और यूटा को तभी सुनाई देता है कि साकी की मॉम वापस आ गई हैं और यूटा के डैड भी आज थोड़ा लेट से जाने वाले हैं ताकि सभी ब्रेकफास्ट टाइम पे कर पाएं। अब यहाँ पर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यूटा और उसके डैड को तो खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साकी कहती है मेरी मॉम ये डिश ऑमलेट के साथ बहुत ही अच्छे से बना देती हैं। और साकी की मॉम कहती हैं साकी भी इतना ही अच्छा बना लेती है इस डिश को, साकी तुम्हें भी इस डिश को एक दिन बनाने का ट्राई करना चाहिए। और साकी कहती है लेकिन मॉम मैं आपकी तरह इतना अच्छा से नहीं बना पाती हूँ। और यूटा तभी कहता है कि मुझे फ्राइड एग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साकी कहती है ठीक है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं किसी दिन बना दूंगी। और इसके बाद यूटा उनके बर्तन धोने में मदद कर रहा होता है, इसलिए साकी की मॉम उसको थैंक यू कहती हैं। और यूटा कहता है नहीं मिस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस हफ्ते मेरी कपड़े धोने की बारी है तो मैं क्या आपके कपड़े भी धो दूं। और वो कहती है नहीं, हम अपने कपड़े खुद ही धो लेंगे, चिंता मत करो। और साकी कहती है मेरे तो कुछ कपड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, अगर उन्हें ऐसे वैसे धोया जाए तो वो ख़राब हो जाएंगे। और क्योंकि यूटा एक लड़का होता है उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। और साकी कहती है हाँ मैं अपना कपड़ा खुद ही धो लूंगी। और साकी की मॉम कहती है और यूटा तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के कपड़े साथ ही धो दूंगी। और यूटा तो स्कूल के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी साकी रोक के कहती है रुको, क्यों ना हम लोग साथ में स्कूल चलें आज। और वो दोनों स्कूल जा ही रहे होते हैं और तभी साकी कहती है कि लड़कों को अपना काम लड़कों वाला ही करना चाहिए और लड़कियों को अपना काम करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपना कपड़ा धोने नहीं दिया। मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियों के कपड़े पसंद है, लेकिन तुम उन्हें पहन तो नहीं सकते, और इसी तरह तुम लड़कियों का लिपस्टिक और लिप लॉक भी तो नहीं लगा सकते। और यूटा कहता है तुम अपना बकवास बंद करो, मैं ऐसे ठरकियों वाले काम नहीं करता, मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनते हुए मिल जाऊंगा, और ना ही मैं लिप लॉक और लिपस्टिक लगाऊंगा। और साकी कहती है तुम्हारे आईब्रोज को देख के लगता है कि तुम सैलून जाते हो। और यूटा कहता है ऐसा नहीं है। और साकी कहती है तो क्या ये नेचुरल है? और वो कहता है हाँ। और साकी कहती है मुझे तो तुमसे जलन हो रही हो। और वो लोग जब आगे जा रहे होते हैं तब साकी उससे माफ़ी मांगते हैं ये सब कहने के लिए। और यूटा कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साकी कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे ऐसे समझ सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे माफ़ नहीं कर सकती हूँ जो मैंने कहा है। और यूटा उसे बताता है रिफ्लेक्सिव एक्शन के बारे में, ऐसा काम जो हम लोग बिना सोचे समझे कर देते हैं और इससे हम लोग और भी ज़्यादा बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं। और साकी कहती है ऐसा एक्शन लेने से तो दूरियां बढ़ सकती हैं। और यूटा उसे समझाता है साकी देखो तुमने ऐसा पहले कर लिया है, अब तुम बाद में जाकर ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम समझ चुकी हो। ये सब सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो जाते हुए कान में बोल के जाती है सच में तुम तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझते हो। और स्कूल के टाइम में हम देखते हैं कि ये सब टेनिस क्लास की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन यूटा तो सीढ़ियों में अपने ख्यालों में ही खोया होता है। और यूटा जब घर पर वापस आता है तभी वो साकी के धोए हुए कपड़े को देखने जा रहा होता है। और तभी यहाँ पर साकी आ जाती है। ओह तुम आखिर में घर वापस आ गए। और यूटा तो ये देखकर थोड़ा शौक में आ जाता है और वो कहता है मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ काम के लिए। और यूटा यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए होता है, लेकिन अभी भी वो तो पहले का ही सीन याद कर रहा होता है। और तभी साकी का मैसेज आता है तुमने मेरे कपड़े देख लिए हैं है ना। अब यहाँ पर यूटा घर पे वापस आ गया होता है और साकी कहती है तुम मेरे भीगे हुए अंडरवेयर को देख रहे थे है ना, कहे तुम मेरा अंडरवेयर चोरी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे, इसलिए जैसे ही मैं वहाँ पर आई तुम चले गए, भले ही वो तुम्हारी छोटी बहन के ही क्यों ना हो। और यूटा फाइनली मान जाता है और साकी माफ़ी मांगते हुए कहती है माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और वो तो यूटा को पीने के लिए हॉट चॉकलेट देती है और वो कहती है फाइनली हम दोनों बराबर हो गए, तुमने मेरे अंडरवेयर को देखा, वो एक रिफ्लेक्सिव एक्शन है, तुम भी इस रिफ्लेक्सिव एक्शन से सीख सकते हो। और यूटा कहता है मुझे ये जान के अच्छा लगा। और ये सुन के साकी उससे पूछती है क्या तुम बस मेरे अंडरवेयर को ही देखे जा रहे थे। और यूटा कहता है नहीं नहीं। और साकी कहती है क्या तुम्हारा मतलब है मेरा अंडरवेयर अट्रैक्टिव नहीं है। और यूटा कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा। और साकी उससे कहती है चाहे तुम जो भी बोलो, तुम मेरे अंडरवेयर को लेने वाले थे और तुम्हारे पास तो इसके लिए कुछ डिजायर भी थे। और यूटा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई गंदी सोच नहीं रखता हूँ। और साकी कहती है चलो तब इसे और भी बड़ा नहीं करते हैं, मैं चलती हूँ, गुड नाइट यूटा। और हम यहाँ पर टेनिस के ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर यूटा खड़ा होता है और दूसरे साइड पे वो तो बैठी होती है साकी।
और यूटा जाने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पर माया आ जाती है। ओ नीचा। और यूटा ये सुन के तो घबरा जाता है, क्या तुम मुझे स्कूल में भी यही बुलाने वाले हो? और माया उसे पूछती है, क्या साकी के साथ कुछ हुआ है? वो तो सुबह से ही ऐसे ही बैठी हुई है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूटा उसको मैसेज कर रहा होता है, तुम तो उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? और यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तो अपने पार्ट टाइम जॉब में होता है और उसका रिप्लाई आता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तब यूटा कहता है, अभी तक मेरे पास कोई तुम्हारे लिए अच्छा सा जॉब नहीं मिला। और साकी कहती है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी खोज पाओगे। और यूटा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जॉब खोजता हूँ और तब तक अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे पूछ सकती हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि साकी नहा के एक बहुत ही अच्छा कपड़ा पहनती है और फिर मेकअप करने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ यूटा तो लेट के कुछ पढ़ रहा होता है। और तब यहाँ पर साकी के आने की आवाज़ आती है और वो रुकती नहीं है, सीधा इसके लाइट को बंद कर देती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है और अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है और वो उसको खरीदने के बारे में कहती है मांगे दाम पर। और यहीं पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब साकी पहली बार इसके घर पे आई थी। और जब वो पहली बार यूटा और उसके डैड को देखती है तब उसे रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि वो दोनों अच्छे इंसान हैं। और उसने तो ये भी उम्मीद नहीं किया था कि यूटा उसी के स्कूल में जाता है। और मंडे को जब स्कूल में जाती है तब वो सोचती है अपने अफवाह के बारे में जो सभी लोग बातें कर रहे हैं, और उसे ये जान के अच्छा नहीं लगेगा कि सभी की तरह वो भी ऐसा ही मानेगा, क्योंकि यूटा तो बाकी सबसे अलग है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरों का नज़रिया तो नहीं बदल सकती। लेकिन मुझे ये जान के अच्छा लगा कि यूटा वो पहला पर्सन था जिसने मेरे साथ एडजस्ट करने का ट्राई किया। और हम ट्यूसडे के फ्लैशबैक को देखते हैं। यूटा को सोया सॉस के साथ फ्राइड एग पसंद है और वो मेरी मदद करेगा एक हाई पेइंग जॉब खोजने में, इसलिए मैं उसके लिए आज से खाना बनाना शुरू करूँगी और इसलिए मैं ब्रेकफास्ट और डिनर भी बनाऊँगी। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वही रास्ते से वो जा रही होती है और वहाँ पर यूटा उसे बचा लेता है गाड़ी से टकराने से। और साकी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यूटा को पता चले कि वो क्या सुन रही थी। और इसके बाद वो यहाँ पे माया से मिलती है और जब माया उसके साथ आती है तो उसको यूटा के बारे में भी पता चल जाता है और वो तीनों तो साथ में खेले थे और उस दिन तो बहुत मजा आया था। और ये तो बहुत टाइम बाद है कि मैं इस तरह से हंस रही थी और आज तो यूटा के साथ मैंने कॉन्टेक्ट भी एक्सचेंज कर लिया। और फिर हमें नेक्स्ट डे 11 जून के सीन को दिखाया जाता है। साकी सोच रही थी, यूटा ने कहा है कि वो मेरे लिए कोई भी गंदी सोच नहीं रखता है, लेकिन उसने माना था कि वो मेरे अंडरवेयर को देख के अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उसे देखना और उसके साथ कुछ करना ये दोनों तो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन मैं उसके बात के साथ एग्री नहीं करती हूँ। वो जब भी कुछ कहता है मैं अपने आप को उसके साथ एग्री करते हुए पाती हूँ और उसके साथ मुझे रिलीफ फील होता है। और साकी तो पहले के सीन को ही याद कर रही होती है उसके साथ जो भी हुआ था, लेकिन यूटा तभी उसे आगे बढ़ने से रोक देता है और वो सोचती है यूटा तो मुझे अच्छे से समझता है। और यूटा कहता है, मुझे इस तरह की चीज़ें करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साकी, तुमने ही तो कहा था कि तुम पैसे कमाने के लिए अपने बॉडी का यूज़ नहीं करोगी, उसका क्या हुआ? और यूटा उसको अपने कपड़े पहना के कहता है, अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पा रहे हो तो तुम दूसरों पर निर्भर हो सकती हो। और साकी कहती है, मुझे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है, तुम्ही को पता होगा। यूटा कहता है, तुम मेरे बारे में नहीं अपने मॉम के बारे में सोचो कम से कम। और थोड़ी देर बाद साकी कहती है, मेरे पापा बहुत ही दयालु इंसान थे, लेकिन कंपनी में कुछ काम की वजह से उन्होंने दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरी मॉम को बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस देना पड़ा और उन्होंने बहुत ही मुश्किल के साथ मुझे बड़ा किया है। और यही सब देखकर शायद मेरे डैड मेरे मॉम के ऊपर जेलस हो गए और वो कहने लगे कि मेरी मॉम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो तो बस अपना नाइट टाइम में ऐसा बॉडी दिखा के पैसा कमाती है। मुझे पता है मेरे डैड के साथ बुरा हुआ था, लेकिन उन्हें मॉम को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। और यूटा कहता है, हमारी फैमिली इस काइंड सिमिलर है। मेरी मॉम ने मेरे डैड को धोखा दिया था, इसलिए उन्हें तो एक फोबिया हो गया था। और साकी कहती है, सच में हम तो बहुत ही सिमिलर हैं। और यूटा कहता है, चलो छोड़ो, अभी हमें बहुत ही आगे जाना है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और तुम मेरी छोटी बहन जैसी, तुम चाहो तो मुझे नीसा भी बुला सकती हो। और ये सुन के साकी हंसने लगती है और यहाँ का मूड भी नॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद यहाँ से ये चली जाती है और वो तो जाते जाते दरवाजे के पास रुक जाती है और कहती है, यूटा अब तो मेरा ध्यान रखना। और अगले दिन 13 जून भी कुछ खास नहीं हुआ और साकी कहती है, आज मैंने और यूटा ने साथ में डिनर किया और मेरी माँ और उसके डैड को खाना दे दिया और एप्रन तो यूटा का था। और मुझे पता चला कि यूटा तो हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नीसा नहीं बुला सकती, क्योंकि इससे तो मैं और भी ज़्यादा बिगड़ जाऊंगी। तो मुझे माफ़ करना यूटा, लेकिन पता नहीं मैं जब भी उसका नाम लेकर बुलाती हूँ मेरे दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। और ऐसा तो पहली बार हो रहा है। मैं जब भी सोने के लिए जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है
मैं यूटा को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो गई हूँ। एंड इसी अनसर्टेन फीलिंग के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यूटा रास्ते से जा रहा होता है और वो तो मन में यही सोच रहा होता है, एक स्टेप सिस्टर जो कि पहले तो एक स्ट्रेंजर ही थी, लेकिन बाद में वो मेरी लाइफ में आ गई क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग शादी करेंगे। लेकिन इसके पहले हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वैसे ही इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अब भी हम लोग स्ट्रेंजर की तरह ही हैं। और आज तो मेरे डैड और उसके मॉम को शादी के हुए 1 महीना भी हो गए और हम चारों तो एक ही छत के नीचे रहते हैं। और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो रहा है मेरे से भी ख़राब स्थिति में मेरी स्टेप सिस्टर है और ये तो वही स्ट्रेंजर है जो कि मेरे साथ ही रहती है। मेरे स्टेप सिस्टर को स्ट्रेंजर बोलना आई थिंक फेयर है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि हमारा रिलेशनशिप क्या है तब तो मैं भी इसका सही से जवाब नहीं दे पाऊंगा। और जैसे यूटा घर पे वापस आता है तभी साकी उसके पास दौड़ के पास चली जाती है और ये देखकर यूटा थोड़ा घबरा जाता है और वो कहती है प्लीज़ मुझे मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा दो। और उसके बाद दोनों बैठ के पढ़ाई शुरू करते हैं और यूटा कहता है तुम्हें मॉडर्न लिटरेचर में कितना स्कोर मिला है? और वो कहती है 100 में से बस 38। और यूटा कहता है ये उतना भी बुरा नंबर नहीं है। और साकी कहती है मुझे लिटरेचर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए हो सकता है कि मैं इस बार भी फेल करूँगी। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके इमोशंस को मैं अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ। और यूटा कहता है तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता है, तुम तो कंसिडरेट टाइप की लगती हो। और साकी पूछती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और वो कहता है हाँ, तुम तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हो ताकि हम साथ रह पाएँ। और साकी कहती है लेकिन तुम तो बहुत ही बैकवर्ड सोच रहे हो, हमें कॉम्प्रोमाइज़ इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हम दूसरे के फीलिंग्स को नहीं समझते। और यूटा कहता है बात तो सही बोली तुमने। और साकी कहती है मैं तो टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, अगर मैं रीटेस्ट अच्छे से नहीं दे पाई तो मुझे समर ब्रेक में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं समर वेकेशन के टाइम पर पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। और यूटा कहता है मुझे माफ़ करना, मैं अभी तक तुम्हारे लिए कोई अच्छा हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब नहीं खोज पाया। और साकी कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा बोझ डाल रही हूँ, मुझे तो पहले से ही बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही हूँ। और यूटा कहता है ऐसा है तो मैं तुम्हें मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा देता हूँ उसके बदले। और ये तो सुन के थोड़ा शौक हो जाती है लेकिन उसे थैंक यू कहती है और यूटा पढ़ाना शुरू कर देता है। और यूटा कहता है तुमने तो बुक के क्वेश्चन का भी आंसर सही से नहीं दिया है, क्या तुम्हें नॉवेल्स में इतना प्रॉब्लम होता है इसलिए तुम उसे पढ़ते ही नहीं हो? और साकी कहती है तुम तो हर एक चीज़ पर गौर दे रहे हो। और यूटा कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? और साकी कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि तुम मेरे वीकनेस को ऐसे इतनी आसानी से देख रहे हो। और यूटा कहता है सॉरी, मैं अब थोड़ा अच्छे से बोलूँगा। लेकिन साकी कहती है नहीं मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है तुम मुझे पढ़ाने के लिए सीरियस हो इसलिए ऐसे बात कर रहे हो। और यूटा कहता है चलो ये सब बात पर छोड़ो, तुम यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान दो। और वो तो पढ़ाई कर ही रहे होते हैं क्योंकि लिटरेचर का सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर लव की भी बातें आती हैं। तो यूटा उसे कहता है मान लो तुम किसी से प्यार करने लगे हो लेकिन उससे कह नहीं पा रहे हो। और साकी कहती है माफ़ करना लेकिन मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन यूटा क्या तुम्हें कभी ऐसा प्यार हुआ है? और यूटा कहता है अगर तुम पूछ ही रही हो तो नहीं। और यूटा कहता है ये सब छोड़ो, अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ आ रहा है तुम हिस्ट्री में तो अच्छी हो ना साकी। और साकी कहती है हाँ उसे तो बस याद करना रहता है। तो यूटा कहता है हाँ बस ऐसे ही उसे कंपेयर करके देखो, तुम इसे भी समझ पाओगी। एंड साकी जब ऐसा करके देखती है तो कहती है हाँ अब तो ये थोड़ा आसान लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। और यूटा कहता है अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहोगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीटेस्ट देने में। और साकी कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं रीटेस्ट में पास हो जाऊंगी? और यूटा कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ इसलिए मुझे पता है तुम पास हो जाओगी। और साकी कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी, तुम्हारा शुक्रिया। और पढ़ाई करते करते शाम हो जाती है और यूटा कहता है अब तो तुम पहले से भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। और साकी कहती है यूटा तुम तो बहुत ही अच्छे टीचर हो। और वो तो चली जा रही होती है। और यूटा यहाँ पे कहता है मुझे तो नहीं लगता। और तभी वो साकी को देख के कहता है क्या तुम हंस रही हो? और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है? और वो फिर यहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि साकी यहाँ पर पढ़ रही होती है और तभी यूटा आता है और वो कहती है थोड़ी देर के लिए रुको। और यूटा कहता है चिंता मत करो, आज मैं ब्रेड और बटर ही खा लूँगा। और साकी कहती है क्यों? और वो कहता है आज तुम्हारा एग्ज़ाम है इसलिए तुम्हें अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और साकी कहती है लेकिन मैंने तो वादा किया था। और यूटा कहता है पर मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर भी हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस रीटेस्ट में पास हो जाओ। और वो उसे थैंक यू बोलकर अपना पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देती है। और यूटा तो अपने मोबाइल में खोज रहा होता है लिटरेचर पढ़ने का आसान तरीका। और स्कूल में हॉलवे में वो तो वहीं पे खड़ा होता है तभी यहाँ से माया गुजर रही होती है और वो तो दबे पाँव उसके पास जाती है और चिल्लाती है ओ नीचा। और वो तो डर जाता है।
ओह अरे ये तुम हो माया। और माया तो उसे स्मेल करने लगती है और कहती है अरे तुम्हारे पास तो साकी जैसा स्मेल आ रहा है। और यूटा कहता है प्लीज मेरे क्लोज मत आया करो माया। और वो कहती है लेकिन हम तो बहुत ही क्लोज हैं ओनीचा। और यूटा कहता है क्या तुम इस नाम से बुलाना मुझे बंद करोगी स्कूल में। और वो कहती है क्यों, ऐसा क्यों, इससे हमारा बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होगा। और यूटा कहता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम तो बहुत ही जोश में हो। और माया कहती है हाँ मेरा एग्जाम सारे फाइनली खत्म हो गए हैं। और यूटा कहता है तो क्या तुम्हें कोई भी रीटेस्ट नहीं देना है। और माया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ, आज तक मैं फेल भी नहीं हुई हूँ और मेरे टोटल मार्क्स हो रहे हैं 808। और यूटा ये देखकर शौक में आ जाता है। और माया कहती है तुम शौक क्यों हो गए, तुम्हें लगता था कि मैं बहुत ही बुरी स्टूडेंट हूँ। और वो उससे माफ़ी मांगता है। और माया कहती है मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ और हाई स्कूल में मैं तो 90% से ऊपर ही रखती थी। और यूटा कहता है अगर तुम सही में इतनी अच्छी स्टूडेंट हो तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। और माया कहती है शर्माओ मत। और यूटा तो पढ़ाई के बारे में बता देता है कि साकी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर माया पूछती है तो तुम चाहते हो कि मैं उसे पढ़ने के लिए कोई अच्छे से तरीका बताऊं ताकि वो मॉडर्न इंग्लिश को समझ सके। और यूटा कहता है मैं तो पहले साकी की मदद कर रहा था लेकिन थोड़ा सा मदद करने के बाद वो सब कुछ समझ जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और तरीके से उसकी मदद करूँ। और माया कहती है ठीक है, मैं तो पढ़ाई करते समय बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के सुनती हूँ, इससे कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ता है, शायद इससे उसका कोई फ़ायदा हो जाए। और यूटा पूछता है तो क्या तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशन है। और माया कहती है नहीं, मैं तो बस ऐप में जो मिलता है वही सुन लेती हूँ। बाय द वे यूटा तुम तो एक बहुत ही अच्छे बिग ब्रदर हो। और यूटा कहता है नहीं मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो लोग क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद यूटा अपने पार्ट टाइम जॉब की तरफ जाता है। और यहाँ पे उसकी सीनियर कहती है तुम्हें देख के लगता है कि तुम तो बहुत ही डाउन हो। और यूटा कहता है आज तो वीकेंड है इसलिए बहुत ही ज़्यादा कस्टमर आए हैं और कुछ अनोइंग कस्टमर के साथ भी मुझे डील करना पड़ा था। और उसके सीनियर कहती हैं अरे हमारे कस्टमर के बारे में इतना बुरा मत बोलो। और यूटा कहता है बोल भी कौन रहा है, मुझसे ज़्यादा तो आप उनका बुरा भलाई करती हो। और तभी यहाँ पर उनका एक कोवर्कर जा रहा होता है तो उसको चुप रहने के लिए कहती है और फिर दोनों उसको गुड बाय कहते हैं। और यूटा कहता है आप तो अपनी पर्सनैलिटी छुपाने में बहुत माहिर हो। और वो कहती है यूटा तुम ही हो बस जो कि मेरे बारे में अच्छे से जानते हो। और यूटा कहता है अरे ऐसा मत बोला करो, बहुत ही अजीब लग रहा है। शिफ्ट ख़त्म हो जाने के बाद यूटा कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। और वो कहती है आज तो ऐसे काम भी नहीं कर रहा है, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ और इतने कस्टमर भी आए थे और मेरा पेट भी बहुत ही दर्द कर रहा है। ए नौजवान आदमी क्या तुम मेरे घर जाने में मदद कर सकती हो। मैं चलता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अभी अकेले ही खाना खाना पड़ेगा, कम से कम अपने स्टेप सिस्टर के बारे में कुछ बोलो। और यूटा ये सुन के मुड़ जाता है और कहता है मेरे पास आपको सुनाने के लिए इतना कुछ कहानी नहीं है लेकिन मैं आपकी एडवाइस चाहता हूँ। और वो फिर अगले सीन में उनको बता देता है साकी के बारे में। और वो कहती हैं अच्छा तुम अपनी बहन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक खोज रहे हो। और इसके बाद वो तो अपना रिकमेंडेशन देने के लिए उसको ईयरबड देती है लगाने के लिए और वो तो म्यूजिक प्ले कर देती है जो कि यूटा को बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसके बाद हम घर पे देखते हैं आके वो साकी को भी यही सुनाता है और साकी को भी ये सारे म्यूजिक पसंद आते हैं। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पर एक सीनियर है, उन्होंने ये सारे म्यूजिक रिकमेंड किए हैं। और साकी कहती है तुम उन्हीं सेनपाई की बात कर रहे हो ना जो कि बहुत ही सुंदर हैं और तुमसे बड़ी हैं, जिनके पास इंसाइक्लोपीडिया जैसा नॉलेज है। और यूटा कहता है हाँ वही। साकी पूछती है तुम तो बहुत ही क्लोज लगते हो उनसे। और वो कहता है हम दोनों का शिफ्ट लगभग एक ही टाइम पे रहता है हरदम। और वो कहती है उनका म्यूजिक टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। और यूटा कहता है हाँ लेकिन वो असल ज़िंदगी में बहुत ही अजीब और मजाकिया है। और साकी कहती है वो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन लगती है। और यूटा कहता है हाँ साकी हो सके तो इससे तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी मदद मिलेगी, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाया। और साकी कहती है हाँ इससे मेरी बहुत मदद होगी, अब मैं जाती हूँ डिशेज धोने। और यूटा कहता है नहीं आज तुम रहने दो, आज मैं ही धो देता हूँ, तुम जाके पढ़ाई करो। और वो उसे थैंक यू बोल के जा रही होती है लेकिन जाने के पहले रुकती है और उसे कहती है गुड नाइट यूटा। और वो तो ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूटा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आया होता है लेकिन साकी यहाँ पर नहीं होती है तो उसकी मॉम बताती है कि वो रात तक पढ़ रही थी इसलिए वो अभी तक नहीं आई है। इसके बाद यूटा अपने काम पे जाता है जहाँ पे उसकी सीनियर सियोरी आती है और उसे एक मांगा दिखाती है। और यूटा कहता है ये तो वही मांगा है ना जिसका एडाप्टेशन होने वाला है। और यूटा उसका सिनॉप्सिस पढ़ता है
हफ्ते के एक दिन के आधी रात को एक लड़का एक लड़की को देखता है जिसके पास एक पुराना सा वायलिन होता है। और जब पहले के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं तब ये लड़का उसकी जर्नी में ज्वाइन करता है, जो कि टाइम और स्पेस को पार करते हुए वो प्रॉमिस करता है कि वो लोग साथ में म्यूजिक को कंपोज करेंगे। ये सिनॉप्सिस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है इसको। और फिर वो तो उसके बारे में बात करने लगता है और वो फिर पूछता है क्या मूवी अभी भी लगी हुई है। और वो कहती है मूवी लगी है लेकिन कल तक हट जाएगी, तो क्या तुम लेट नाइट शो पर जाना चाहोगे। और ये सुन के वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो कहती है 8 बजे तक हम लोगों का काम पूरा हो जाएगा, फिर हम मूवी देखने जा सकते हैं। और ये सुन के वो तो चलने के लिए मान जाता है और वो तो बहुत ही खुश हो जाती है। और वो जब मूवी देखने के लिए रास्ते में जा रहे होते हैं तब सियोरी उससे कहती है क्या तुम्हें मैसेज करके उसे नहीं बताना चाहिए कि तुम मूवी देखने जा रहे हो। और वो पूछता है आप किसकी बात कर रहे हो। और वो कहती है और किसकी, तुम्हारी छोटी बहन की बात कर रही हूँ, वो तुम्हारे लिए चिंता में होगी ना। और यूटा कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद वो लोग पॉपकॉर्न लेकर आ जाते हैं और सियोरी उससे कहती है तुम भी थोड़ा लो ना। और यूटा कहता है मुझे मूवी देखते हुए कुछ ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। लेकिन सियोरी कहती है हम लोग साथ में आए हैं तो तुम्हें खाना पड़ेगा। एंड इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बीस्ट बॉय गली में दौड़ रहा होता है और वो तो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। और जब वो फिर से उठता है तब वो तो उसी लड़की को देखता है जिसे वो बस रात में ही देख पाता है। और ये लड़की उसको अपना इंस्ट्रूमेंट देते हुए कहती है इसे संभाल के रखने के लिए, अगर वो जिंदा ना बचे तो। इसके पास तो बस आधा साल ही बचा हुआ है जिंदा रहने के लिए और वो नहीं चाहती कि ये किसी गलत हाथों में जाए। और ये लड़का पूछता है ये किन लोगों की बात कर रही हो तुम। और तभी सीन चेंज होता है और हमें बिस्फोक के सिटी में 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि इसी मिस्टीरियस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। और ये लड़का इस लड़की को प्रोटेक्ट करता है और ये कहती है कि ये वायलिन बहुत ही पुराना है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की तो बेड पे लेटी हुई होती है और वो कहती है मुझे जो भी करना था मैं कर चुकी हूँ। लेकिन लड़का कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही होगी, अभी भी तुम्हें कोई जगह बची होगी जहाँ भी तुम जाना चाहती होगी, मैं तुम्हारा आखिरी पल साथ में बिताना चाहता हूँ। और यूटा इसे देख के बहुत ही खुश होता है क्योंकि सियोरी भी खुश होती है। इसके बाद वो लोग साथ में घर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन आती है तो उसको एक कैन देती है और यूटा तो उसे एक ही हाथ से खोल लेता है। तो सियोरी कहती है मुझे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, अगर मैं इसे अपलोड करती तो इस पर काफ़ी व्यूज़ आते। और यूटा कहता है ये मेरी प्राइवेसी है, मैं नहीं चाहता कि ये कहीं और जाए। और सियोरी मन में सोचती है यह तो बहुत ही अच्छा है इसलिए ये मुझे पसंद है। और यूटा उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है, तो वो कहती है कुछ भी तो नहीं। और फिर वो कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, ये ऐसी बात है जिसे तुम्हें जानना ही चाहिए। मेरे पास अब बस 6 ही महीने बचे हुए हैं जीने के लिए। और यूटा कहता है तुम झूठ बोल रहे हो ना, चलो हमारे पास अभी बहुत टाइम है, चलते हैं। और उसकी आंखों में तो चमक आती है और जैसे ही वो आगे जा रही होती है तभी वेंडिंग मशीन चालू हो जाती है जिससे पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। और वो फिर मुड़ के कहती है अगर यहाँ से देखें तो ये तो बिल्कुल मूवी जैसा पार्क है ना। और यूटा कहता है हाँ तुम तो सही कह रही हो। और फिर वो तो जाने लगते हैं और फिर यहाँ पर सियोरी का मोड़ आता है और वो कहती है इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और यूटा उसका शुक्रिया कहता है म्यूजिक सजेस्ट करने के लिए। और सियोरी कहती है कोई बात नहीं। और सियोरी फिर अपने कार में होती है और यहाँ पर वो किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रही होती है। और फिर हमें मूवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का दीवार से नीचे कूदता है और अपने बैग में से वायलिन देखने लगता है। और तभी उसे एक लड़की की बजाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे देखकर वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। और नेक्स्ट डे यूटा और साकी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और साकी कहती है क्या तुम ही थे जिसने मेरे ऊपर ब्लैंकेट उड़ाया था। और वो कहता है तुम्हें सर्दी ना लग जाए इसीलिए मैंने ऐसा किया। सुनने के बाद ये उसे थैंक यू कहती है और वो उसे पूछती है क्या तुम कोई मूवी देखने के लिए गए थे। वो कहता है हाँ मैं तो एक मूवी देखने गया था जिसका नाम है द रिफ्ट इन द ब्लू नाइट। और साकी कहती है मैंने तो इसका प्रचार देखा, ये तो एक बुक पर बेस है ना। वैसे तुम्हारे सेनपाई के साथ डेट कैसा गया। और ये सुन के वो तो खांसने लगता है और कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो तो बस मेरी सीनियर हैं। और क्योंकि वो तो एक कोवर्कर हैं जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद है इसलिए हम काफ़ी सारे बात करते हैं। और साकी कहती है तुम्हें बुक पढ़ना बहुत ही पसंद है, मुझे भी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और यूटा कहता है बुक पढ़ने से नॉलेज तो मिलती है लेकिन तुम्हें अपने टेस्ट के लिए भी पढ़ना चाहिए। और इसके बाद वो अपने पार्ट टाइम जॉब पे आ जाता है जहाँ पे उसकी सेनपाई अपना बुक रीस्टॉक कर रही होती हैं और वो भी उनकी हेल्प करने आ जाता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की होती है जिसको बुक्स चाहिए होती है
तो सियोरी उसके पास जाती है, लेकिन तभी वो कहता है साकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और सियोरी यह देख के कहती है जैसा यूटा कहता है तुम तो उससे भी ज़्यादा प्यारी हो और मैं इसकी कोवर्कर हूँ सियोरी। उसे पढ़ने के लिए गाइड चाहिए था और जो तुमने मूवी देखा था लास्ट नाइट मुझे उसका नॉवेल वर्जन भी चाहिए। और सियोरी कहती है क्या तुम्हें भी वो मूवी अच्छा लगा? मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, हम तो लेट नाइट शो पे भी कल गए थे। और यूटा कहता है साकी पढ़ना चाहती है, तुम उसे इविल साइड पे मत ले जाओ। और सियोरी तो डायलॉग मारती है भले एक फूल इविल साइड की तरफ चला जाए, लेकिन जब वो पानी के साथ खून में बहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यूरी उसे पूछती है तो तुम्हें पढ़ने के लिए गाइड्स चाहिए और वो नॉवेल चाहिए है ना? और साकी कहती है हाँ, और यूटा को जो भी बुक पसंद आती है वो भी मुझे चाहिए। और यूटा कहता है तुम्हें वही सारे बुक्स क्यों चाहिए? और वो कहती है तुम जो भी बुक्स पढ़ते हो वो बहुत ही अच्छी होती हैं। और ये सुनने के बाद यूटा कहता है ठीक है, मैं अभी कुछ बुक्स लाता हूँ। और यूटा चला जाता है और इसके बाद यूटा उसे बुक्स दे देता है और ये सब लेने के बाद वो घर पे वापस चली जाती है। और ब्रेक टाइम पे सियोरी कहती है वो तो बहुत ही क्यूट थी। और यूटा पूछता है तुम साकी की बात कर रही हो ना? और वो कहती है उन जैसे नौजवान लड़कियों को तो अच्छे से अपनी बॉडी मेंटेन करना चाहिए अच्छा खाना खा के, अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग मेरी तरह सिकुड़ जाएंगे। और यूटा कहता है अरे आप भी कहाँ से इतनी बड़ी हुई हो, हमारे बीच में थोड़ा सा ही तो एज डिफरेंस है। और वो कहती है दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और वो तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट। और सियोरी कहती है तुम मानो ना मानो लेकिन साकी तुम्हारे लिए कुछ अलग फील करती है, तुम्हें नहीं लगता? और वो कहता है वो तो मेरी एक छोटी बहन है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो। जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।